दोस्तों लास्ट क्लास में हम लोगों ने शेयर किया था। हम लोगों ने बीम के सारे IS 4-5 के प्रोविजंस किए थे। बीम के कुछ और प्रोविजंस जो बच रखे थे उसको आज की क्लास में हमने ऐड किया है। और उसके बाद फिर हम आज की क्लास में हमारा बीम और शेयर दोनों का कंबाइंड MCQ होगा। लिसन दोस्त, हम पहले बात करेंगे। राजू सोनी, नमस्कार नमस्कार। दोस्त, हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ श्रिंकेज। श्रिंकेज आपका डिहाइड्रेट सीमेंट की वजह से होता है। अब श्रिंकेज के कारण कंक्रीट और स्टील पे उसका क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हेन मेंबर इज फ्री टू सिंक, यानी मेंबर फ्री है, दोनों एंड से कोई रेस्ट्रेंट नहीं है, तब आपके कंक्रीट के ऊपर और स्टील के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। दोस्त, एक्चुअली मैंने एक क्रॉस सेक्शन बना रखा है। अगर अगर पहले बोला है कि आपको डॉटेड दिखाया गया है कि अगर श्रिंकेज होता है, अगर कोई स्टील अवेलेबल नहीं होता है, कोई स्टील अवेलेबल नहीं होता है, तो आपका श्रिंकेज यहाँ तक हो रहा है। ठीक है ना, श्रिंकेज विदाउट इन्फोर्समेंट। अगर हम स्टील प्रोवाइड कर रहे हैं तो एक तरह से ये क्या हो रहा है यहाँ पे, करेक्ट, कंप्रेस हो रहा है श्रिंकेज। लेकिन अगर मैं स्टील प्रोवाइड कर रहा हूँ तो स्टील रेसिस्ट कर रहा है। अब आपका जो कंक्रीट है वो कहाँ आ गया। वास्तविकता में कंक्रीट श्रिंक करके इस पॉइंट तक जा रहा है, लेकिन स्टील की वजह से वो इस पॉइंट पे आ रहा है। यानी एक तरह से कंक्रीट का क्या हो रहा है, अक्सर हम कंफ्यूज करते हैं, श्रिंक का मतलब कंप्रेशन हो रहा है, लेकिन अगर फ्री टू श्रिंक है तो कंक्रीट की टेंडेंसी यहाँ तक जाने की, और वो यहाँ आ रहा है, तो कंक्रीट में क्या हो रहा है, कंक्रीट में आपका टेंशन हो रहा है। तो वेन एवर द क्वेश्चन इज आस्क्ड फ्रॉम कि कंक्रीट पे श्रिंकेज की वजह से क्या आएगा, ठीक है, तो आपका आंसर हमेशा होगा कि उसके ऊपर टेंशन होगा। डन। अगर स्टील की बात करें तो स्टील के ऊपर टेंशन है, लेकिन ये जा रहा है तो स्टील पे क्या हो रहा है, कंप्रेस कर रहा है। तो नाउ कंक्लूड हियर कि अगर मेंबर फ्री टू श्रिंक है तो कॉन्क्रीट रेनफोर्समेंट पे कंप्रेशन होगा और कंक्रीट पे टेंशन होगा। समझ में आया कि नहीं आया, एक बार कंफर्म कर दीजिए। कभी भी आपसे कोई कंडीशंस नहीं देगा, कोई कंडीशंस नहीं देगा, और आपसे अगर कोई सवाल करता है कि श्रिंकेज की वजह से कंक्रीट पे कौन सा फोर्स आता है और स्टील पे कौन सा फोर्स आता है, तो यार आंसर इज कंक्रीट पे टेंशन होता है और रेनफोर्समेंट पे कंप्रेशन होता है। अगर सवाल में मेंबर इज फ्री टू श्रिंक लिखा है तो भी, अगर सवाल में कुछ भी जिक्र नहीं किया है तो भी आपका आंसर रेनफोर्समेंट पे कंप्रेशन और कंक्रीट पे टेंशन। वेल डन। कामनी मिश्रा, बैच 22-23। ओके, 22 वाले बच्चे हैं ना, 22-23 वाले, बैच नंबर 1। अरे वाह, पुराने बच्चे तो एकदम हीरो हो गए हैं भाई, अब नहीं देखेंगे, सब आता है उनको, अब तो वो RC पढ़ाना शुरू कर दिए हैं। मेंबर इज नॉट फ्री टू श्रिंक, मेंबर इज नॉट फ्री टू श्रिंक। ओके, अच्छा, करुणा सिंह, बैच 21-22। ओके, डन। लिसन, मेंबर इज नॉट फ्री टू, यानी अगर रेस्ट्रेंड है तो रेस्ट्रेंड है, तो दोस्त अगर रेस्ट्रेंड है, रेस्ट्रेंड है मतलब आप यहाँ से श्रिंक नहीं कर रहे। टेंडेंसी क्या है श्रिंकेज की, पास आने के लिए, लेकिन उसको खींच रहा है, तो क्या होगा, कंक्रीट पे टेंशन और स्टील पे भी टेंशन। डन। ओके, पुराने स्टूडेंट्स भी है, ठीक है, डन। अरे 2018 आइकॉनिक, वाओ। चलो, तो रेनफोर्समेंट पे टेंशन, कंक्रीट पे टेंशन। नाउ कंक्लूड द होल टॉपिक ऑफ श्रिंकेज। श्रिंकेज पे आपसे पूछा जाएगा फोर्स के बारे में। अगर केवल पूछा जाएगा श्रिंकेज पे कंक्रीट और स्टील पे क्या होगा, तो आपका आंसर होगा कंक्रीट के ऊपर टेंशन और स्टील के ऊपर कंप्रेशन। लेकिन अगर सवाल होगा कि रेस्ट्रेंड होगा, तो दोनों कंक्रीट हो या स्टील हो, दोनों पे टेंशन होगा। ओके पुष्पा, मैं देख लिया मैसेज, 5 बार मत करो पुष्पा, मैं देख चुका हूँ मैसेज। ठीक है, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। अब आते हैं डिफ्लेक्शंस ड्यू टू श्रिंकेज। डिफ्लेक्शंस ड्यू टू श्रिंकेज। अब अगर स्टील हमारा टेंशन में है और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बॉटम स्टील, स्टील कहाँ है, बॉटम पे है, बॉटम फाइबर श्रिंकलेस। देख रहे हो स्टील ऊपर नहीं है, यानी सिंगली रेनफोर्समेंट है, तो ऊपर आपका सिंक ज्यादा कर रहा है, नीचे आपका सिंक कम कर रहा है, कम कर रहा है, ठीक है। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बॉटम स्टील, बॉटम फाइबर श्रिंकलेस,
देन द टॉप फाइबर। इसका मतलब क्या हो गया, इसके कारण लोडिंग होने का कारण जो जो आपका डिफरेंशियल श्रिंकेज प्रोड्यूस डाउनवर्ड डिफ्लेक्शंस। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि श्रिंकेज की वजह से आपका डिफ्लेक्शंस कैसा होता है, तो योर आंसर इज डाउनवर्ड। ठीक है, योर आंसर इज डाउनवर्ड डिफ्लेक्शंस। डिफ्लेक्शंस ड्यू टू श्रिंकेज कैन बी एलिमिनेटेड बाय प्रोवाइडिंग इक्वल परसेंट ऑफ टॉप एंड बॉटम। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ से राइज होगा कि अगर श्रिंकेज की वजह से डिफ्लेक्शंस हो रहा है तो उसको एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे। तो ऑब्वियस बात है कि स्टील है यहाँ पे, ओके राजू, ओके। अगर डिफ्लेक्शंस होगा तो उसको रोकने के लिए क्या करेंगे, जितना अमाउंट ऑफ स्टील आपका टेंशन में, सेम अमाउंट ऑफ स्टील हम कंप्रेशन में, तो योर आंसर इज द सेम अमाउंट ऑफ स्टील इज आल्सो प्रोवाइडेड इन कंप्रेशन जोन। डन। आई थिंक श्रिंकेज से आपके दो सवाल यहां से बनते, 2 सवाल वहां से, 4 सवाल बड़े ही महत्वपूर्ण सवाल है। डन। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेंडिंग मोमेंट कोफिशिएंट। ओके, एक बार मैं फिर से बोलना चाहूंगा यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट कोफिशिएंट और शियर फोर्स कोफिशिएंट, दिस प्रोविजंस इज ऑल्सो फॉर द बीम एंड स्लैब। यानी ये बीम के लिए भी है और स्लैब के लिए भी। किस तरह के स्लैब के लिए, वन वे स्लैब के लिए है। ठीक है, अब मेरी बात सुन, बीम कोफिशिएंट क्यों आया। एक्चुअली हम जब डिजाइन करते हैं तो 2 तरह का बीम डिजाइनिंग करते हैं। एक डिजाइनिंग करते हैं हम सिंपली सपोर्ट बीम, और एक हम डिजाइनिंग करते हैं कंटिन्यूअस बीम, है ना। एक हम सिंपली सपोर्ट बात करते हैं और एक हम कंटिन्यूअस की बात करते हैं। डन। अब दोस्तों जब सिंपली सपोर्ट होगा तो बड़ा आसान होता है मोमेंट निकाला, W/8 निकाल देते हैं। लेकिन कंटिन्यूअस होगा इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, निकाल सकते हैं, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो इस काम को आसान करने के लिए IS कोड ने आपको बीएम कोफिशिएंट दिया है। सबसे पहले बहुत ध्यान से सुनिएगा, बीएम कोफिशिएंट का जो कोड ने आपको प्रोविजन दिया है, वो प्रोविजन कुछ कंडीशंस है। सबसे पहले एटलीस्ट कितना स्पैन होना चाहिए, 3 स्पैन होना चाहिए, मिनिमम स्पैन होना चाहिए 3। ठीक है। दूसरा, उसके ऊपर जो लोडिंग होगा वो UDL होना चाहिए, और जो एक लॉन्गर स्पैन का जो डिफरेंसेज है वो 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। करेक्ट ना। डन। लॉन्गर स्पैन अगर मेरा 10 मीटर है तो 8.5 से कम नहीं होना चाहिए। करेक्ट, समझे नहीं समझे। 15% ज्यादा होना चाहिए, यानी 8% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 15%। क्या कंडीशन बताए। अब ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं होगा, ये हर जगह कंफ्यूजन होता है। तो एग्जाम पॉइंट्स आज सुन लो मेरी बात, आज के बाद कोई कंफ्यूजन, वादा है आज के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो पहले बात सुनो, ये लगेगा कहाँ। ठीक है ना। जो लोग क्लासरूम में पढ़े होंगे वो 100% अच्छे से जानते होंगे, जो लोग नहीं, नए बच्चे होंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं होगा। बिल्कुल मैं फिर से बता रहा हूँ, बहुत अच्छे से बता रहा हूँ। तो सबसे पहले ये प्रोविजन वन वे शियर और कंटिन्यूअस बीम दोनों के लिए है। कंडीशंस क्या है कि जो स्पैन है 15% से ज़्यादा होना चाहिए, उससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, आपका एटलीस्ट 3 स्पैन होगा, और लोडिंग होगा UDL। करेक्ट ना। अब मैं इसको सामने रख दिया हूँ आपको, मैं इसके बारे में बात ही नहीं करने वाला हूँ, कोई बात नहीं करूँगा। P एग्जाम पॉइंट्स, ध्यान से मेरा बातें सुनो। 10 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद जवाब देना। नहीं समझ में आएगा, क्लास लेते रहेंगे जब तो तुमको समझ में नहीं आएगा, गारंटी है। ध्यान सुनो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए अब देखिए, इसी बात को समझाने के लिए मैंने एक स्पैन ले लिया कंटिन्यूअस। डन। दोस्त सबसे पहले जो आपका कंटिन्यूअस के ऊपर मोमेंट सैगिंग और हॉगिंग होगा। सैगिंग आपके स्पैन पे होगा, हॉगिंग आपके सपोर्ट पे होगा, ये क्लियर है। डन। तो आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पॉइंट मार्क कर दिया हमने, और ध्यान सुनना। करेक्ट। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पॉइंट, सेकंड एंड फोर्थ सपोर्ट का मोमेंट है, सपोर्ट का मोमेंट है। फर्स्ट और थर्ड स्पैन का मोमेंट है। ठीक है। अब लैंग्वेज देखो, ये आपका क्या है, एंड सपोर्ट। क्या है आपका
दिस इज द एंड सपोर्ट। इसको क्या बोलेंगे, ये भी है आपका एंड सपोर्ट। डन, एंड सपोर्ट। ये क्या हो जाएगा, नेक्स्ट टू एंड सपोर्ट। इसको क्या बोलेंगे, अदर देन इंटरमीडिएट सपोर्ट। लिसन, पहले सपोर्ट को डिफाइन करो। जब मैं एंड सपोर्ट कह रहा हूं तो लास्ट वाला है, नेक्स्ट टू एंड सपोर्ट का मतलब आखिरी हो गया, है ना, और जो भी बीच में आ गया, अब एन नंबर ऑफ सपोर्ट आ गया, सारे क्या हो गए, इंटरमीडिएट सपोर्ट हो गए। ओके, तो डिफाइन सपोर्ट, तो लैंग्वेज में जब बोलेगा नेक्स्ट टू एंड सपोर्ट तो अपन समझेंगे 2 नंबर, ठीक है। जब बोलेगा अदर इंटरमीडिएट तो हम समझेंगे 4 नंबर, हाँ है ना, करेक्ट। अब मुझे उसी 3 और 4 पे मोमेंट का आपको कोफिशिएंट बताना है। अब हम आते हैं स्पैन के ऊपर। अगर स्पैन पे बात करता है तो एंड स्पैन का मतलब दिस वन, एंड स्पैन, ये भी क्या हो गया हमारा, एंड स्पैन। तो एंड स्पैन का मतलब मोमेंट क्या हो गया, फर्स्ट। बाकी जो तीसरा है वो तीसरा, ये क्या हो गया, इंटरमीडिएट स्पैन, इंटरमीडिएट। दोस्त दिक्कत इसलिए होता है ना कि मैं कोड में जाता हूं, ये टेबल देखता हूं, ये टेबल समझ में नहीं आता है। एक और बात, आप लोग डेड लोड, लाइव लोड परेशानी होना चाहिए। फिक्स्ड का मतलब इंपोज लोड, डेड लोड भी हो सकता है। अगर वहां फिक्स्ड लिखा है तो वो आपका डेड लोड है, अगर इंपोज्ड में अगर नॉट फिक्स्ड लिखा है तो उसको हम लाइव लोड समझेंगे, करेक्ट ना। तो अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप फिक्स का मतलब डेड लोड, नॉट फिक्स का मतलब लाइव लोड, करेक्ट। तो ये बड़ा परेशान करता है, समझ में नहीं आ रहा है। अब देखो जी, कोड ने स्पैन के लिए लिखा है और सपोर्ट के लिए लिखा है। अब क्या लिखा है स्पैन के लिए, नियर मिडिल ऑफ एंड स्पैन। स्पैन हमारा क्या है, देखो मार्किंग किया हूं मैं, पहला तीसरा तीसरा। अब पहले में क्या दिया है, नियर मिडिल ऑफ एंड स्पैन के मिडिल में कितना, 1/12 1/10, नहीं आया समझ में, 1/12 1/10। तो पहला हम बोल सकते हैं ना कि जो BM1 होगा 1/12 WUD L इफेक्टिव स्क्वायर प्लस 1/10 WUL L इफेक्टिव स्क्वायर। अरे बोलो यार, कहाँ का, एंड स्पैन का। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि एंड स्पैन पे डेड लोड का फैक्टर कोफिशिएंट क्या होगा, यार आंसर इज 1/12। लाइव लोड का क्या होगा 1/10, यानी फिक्स्ड का क्या होगा 1/12, नॉट फिक्स्ड का क्या होगा 1/10। या आपसे बोलेगा बेंडिंग मोमेंट बताओ, तो आप बोलोगे 1/12 WD L इफेक्टिव स्क्वायर प्लस 1/10 WU L इफेक्टिव स्क्वायर, है ना। अब एक बार मेरे को कमेंट करके बता दो कि इमीडिएट स्पैन का, इमीडिएट स्पैन जिसको हम BM3 बोले हैं, डेड लोड और लाइव लोड का कोफिशिएंट क्या होगा। मुझे पता है मैक्सिमम बहुत लोगों को याद है, बता रहे हैं सर याद है, अच्छी बात है, लेकिन एक बार मेरे को कमेंट करके टाइप करके बता दो कि इंटरमीडिएट स्पैन का डेड लोड और लाइव लोड का कोफिशिएंट क्या होगा। वन बाई 16 1/12। अंकित, जूही, वेल्डन, रंजीत, प्रिया, वेल्डन विकास। तो तीसरा पॉइंट है आपका स्पैन का 1/16 WUD L इफेक्टिव स्क्वायर प्लस 1/12 WUL L इफेक्टिव का स्क्वायर, है ना। अब देखो जी, अब कोड की बात में, कोड की देखो, कोड ने क्या बोला, स्पैन नियर मिडिल स्पैन, मिडिल 1/12 1/10 1/16 1/10। दोस्त या इसको आप समझ नहीं पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपके जहन में होना चाहिए। अगर ये डायग्राम आपके जहन में है, लैंग्वेज में कोई दिक्कत नहीं होगा। एंड स्पैन, एंड स्पैन, एंड स्पैन, बीच वाला सारा क्या हो गया, इंटरमीडिएट स्पैन। स्पैन के लिए 2 प्रोविजन है, पहला तीसरा। पहला कब होगा, जब एंड स्पैन के मिडिल में कितना होगा,
1/12 1/10, फिर इंटरमीडिएट कितना हो जाएगा 1/16 1/12। अरे भैया बोलो हाँ या ना। तो आपके दिमाग में ना ये तस्वीर होनी चाहिए, करेक्ट ना। अगर आप यहां से याद करते हो तो कंफ्यूज हो जाते हो, वही बात बोला गया है। क्लियर है? डन। अब दोस्त आते हैं सपोर्ट के लिए। सपोर्ट पे मोमेंट कैसा आएगा, निगेटिव। सपोर्ट पे कैसा आएगा, निगेटिव। ठीक है, मेरी तकलीफ को दीपिका पादुकोण ने समझा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पता नहीं वो कौन दीपिका पादुकोण है, लेकिन उनको दिल से मेरा शुक्रिया। मुझे नहीं पता है, तुम वो तो नहीं हो मुझे पता है, लेकिन उसी का वर्जन हो कि कोई और वर्जन हो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन दिल से शुक्रिया। अब हम आते हैं सपोर्ट के ऊपर, सेकेंड और फोर्थ। ठीक है ना, कोई ना समझा, दीपिका ने समझा, अच्छी बात है। चलो सेकेंड और फोर्थ की बात करते हैं। सेकेंड एंड फोर्थ। सेकेंड के लिए क्या है, आपका सपोर्ट पे होगा मोमेंट निगेटिव, उसके लिए क्या होगा निगेटिव के लिए। अब देखो कोड का लैंग्वेज, सपोर्ट, एट सपोर्ट नेक्स्ट टू एंड सपोर्ट। अब एंड सपोर्ट का मतलब क्या हुआ, एंड सपोर्ट का मतलब हुआ आपका, देखो एंड सपोर्ट का मतलब क्या हुआ, एंड सपोर्ट का मतलब हुआ पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 के लिए क्या किया गया, पॉइंट नंबर 2 के लिए क्या किया गया, एक -1/10 -1/9, फिर अदर इंटरमीडिएट के लिए -1/12 -1/9 है ना। तो जो दोस्त आपके जहन में ये डायग्राम होना चाहिए, करेक्ट ना। डन। -1/10 WUD L इफेक्टिव स्क्वायर -1/9 WUL L इफेक्टिव स्क्वायर -1/12 WUD L इफेक्टिव स्क्वायर -1/9 WUL L इफेक्टिव स्क्वायर, है ना, करेक्ट ना। आशुतोष फर्जी बातें कम किया करो, इधर अब टाइम पे इधर आ जाओ इधर। ठीक है, तो BM 1 2 3 4 आ गया। ओके, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। ओके डन। तो आपको अब कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्त, तो आपको लैंग्वेज में कोई दिक्कत नहीं है ना। अब बताओ किसी को डाउट तो नहीं है ना, BM कोफिशिएंट पक्का है ना भाई, BM कोफिशिएंट कोई दिक्कत तो नहीं है ना। स्पैन के लिए पॉजिटिव, सपोर्ट के लिए निगेटिव, हाँ बिल्कुल। नो सर, ठीक है, ओके दोस्त। अब हम बात करेंगे स्पैन कोफिशिएंट। अब देखो जी, एक बात और बताना चाहते हैं। अगर मैं डिजाइनिंग कर रहा हूं, अगर मैं डिजाइनिंग इस बीम का कर रहा हूं, इस बीम का कर रहा हूं, इस बीम का कर रहा हूं, तो अब हम मोमेंट की यहां पॉजिटिव मोमेंट 1 निगेटिव मोमेंट 2, पॉजिटिव 1 और निगेटिव 2 है ना, करेक्ट। तो अपन क्या निकालेंगे, मोमेंट 1 निकालेंगे यहां से, इसे यहां से मोमेंट निकालेंगे, और निगेटिव मोमेंट कहां से निकालेंगे, 2 से निकालेंगे, है ना। डन। अब डिजाइनिंग कर रहे हैं अगर मैं इस स्पैन का, तो पॉजिटिव मोमेंट 3 से निकालेंगे, और निगेटिव 2 और 4, 2 और 4 में ज्यादा कौन सा होगा, 2 होगा, है ना। तो कैसे डिजाइनिंग में हमें मोमेंट निकाले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम बार बार बोलते हैं बच्चों को कि आप टेबल याद करोगे तो कंफ्यूजन होता है। आप इस जहन को, इस डायग्राम को अपने जहन में रखो, ऑटोमेटिक कोई कभी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ऑलराइट। अब हम बात करेंगे शियर फोर्स कोफिशिएंट के बारे में। लिसन, शियर फोर्स कोफिशिएंट, यहां भी आपको एट एंड सपोर्ट, एंड सपोर्ट अब डिफाइन हो चुका है, एट सपोर्ट नेक्स्ट टू द एंड सपोर्ट। अब आ जाइए आप जल्दी से, दो ज्यादा कैसे होगा, देखो कोफिशिएंट देखो, दो ज्यादा कैसे होगा। अगर स्पैन मेरा सेम है, एल इफेक्टिव सब सेम है, तो ज्यादा नहीं होगा। देखो फैक्टर वहां पे 1/10 है और उसमें 1/12 है डेड लोड का, कौन ज्यादा होगा बताओ। डन। दोस्त शियर की बात करें तो दिस इज द पॉइंट नंबर 1। अब देखो इस सपोर्ट के लिए शियर, इधर का जो सपोर्ट है सिंपली इधर का कंटिन्यूअस है,
तो यानी यहाँ पे जो शियर होगा ना वो असामान्य होगा, यानी इधर कुछ और होगा, इधर कुछ और होगा, तो इसको हम बोलेंगे सेकंड, इसको हम थर्ड बोलेंगे, करेक्ट। और सेम सिचुएशन आपका वन, ये भी आपका वन है, ये भी आपका वन है ना, और ये आपके यहां से 2 हो गया और 3 हो गया। अरे भैया बोलो ना, अब बीच में क्या हो गया, 4 हो गया। अब अगर 7 स्पेन है, 8 स्पेन है, 9 स्पेन है, 10 स्पेन है, सारे बीच वाले के तो 4 पॉइंट हो गए, हाँ है ना, करेक्ट। अब आपको लैंग्वेज देखना है फिर से, ये क्या है आपका एंड सपोर्ट, एंड सपोर्ट, ये क्या है भैया एंड सपोर्ट, करेक्ट। ये क्या हो जाएगा नेक्स्ट टू एंड सपोर्ट, ये भी क्या हो जाएगा नेक्स्ट टू एंड सपोर्ट, नेक्स्ट टू एंड सपोर्ट, और ये क्या हो जाएगा इंटरमीडिएट। ठीक है दोस्त, अब यहां पे कंफ्यूजन होता है कि सर एक ही सपोर्ट नेक्स्ट टू एंड सपोर्ट पे सेकंड एंड थर्ड पॉइंट है, तो कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो दोस्त थर्ड को बोलेंगे इनर, इसको बोलेंगे आउटर। ठीक है, ओके। अब तो मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं आपको, डेड लोड की वैल्यू और लाइव लोड की वैल्यू 0.4 0.45, करेक्ट। अब इसको हम क्या बोलते हैं आउटर, इसको क्या बोलते हैं इनर। तो आउटर के लिए हो जाएगा 0 पॉइंट, टाइप कर बताओ मेरे को, पहले टाइप कर बताओ मेरे को, आउटर के लिए कितना होगा, जल्दी जल्दी जल्दी। आशुतोष यादव, स्पैन डिफरेंस 15% से ज्यादा के लिए एप्लीकेबल ही नहीं होगा, सिंपल सी बात है। ये तभी एप्लीकेबल हो जाएगा डिफरेंस 15% का होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है, हर जगह नहीं होगा ये एप्लीकेबल। वेरी गुड, 0.6 0.6 इनर के लिए 0.55 और 0.6, अदर इंटरमीडिएट के लिए 0.5 0.6, करेक्ट ना। मेरे को एक बार कंफर्म कर दो, लैंग्वेज इश्यूज नहीं बनेगा ना, बीएम कोफिशिएंट और शियर फोर्स कोफिशिएंट में लैंग्वेज इशू नहीं होगा ना, 100% बता दो मेरे को, कंफर्म क्लियर है, ऑल क्लियर। एक बार मुस्कुराहट के साथ थम्स अप कर दो यार, अगर ऑल क्लियर है तो। अरे वाह, वेल डन। बहुत बढ़िया, ओके दोस्त। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, बेंडिंग मोमेंट कोफिशिएंट एंड शियर फोर्स कोफिशिएंट फॉर कंटिन्यूअस बीम ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शंस एज पर IAS 456। जो टेबल 12 है वो बीएम कोफिशिएंट का है, टेबल 13 जो है वो शियर फोर्स कोफिशिएंट का है, जो कि आपको मैंने बताया अभी, मे बी यूज ओनली, ये हर जगह यूज नहीं होता है। वो कहाँ यूज होता है, व्हेन स्पैन डोंट डिफर टू द लॉन्गेस्ट स्पैन। आपका स्पैन लॉन्गर स्पैन से कितना डिफर होना चाहिए, वेल डन, 15%, नाइस नाइस नाइस, सबका आंसर सही है, वेल डन। फॉर कंटिन्यूअस फ्लोर स्लैब supported on beam, the ratio of the end spans of end and intermediate span length। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही बढ़िया सवाल है, उसका रेफरेंस आपका क्वेश्चन नंबर 1 ही है। लॉन्गर स्पैन का डिफरेंस 15% ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो आपसे लॉन्गर और इंटरमीडिएट पूछा गया है। ये बता रहे हैं सेकंड का, पहले का बताएं 15% और दूसरे का बता रहे हैं ए। इस अदाओं को मैं क्या समझूं, पहला 15%, इसका आंसर एक पोल कीजिए, इसका पोल कीजिए, देख ले भैया कितना पानी में है लोग, कितने लोग सही जवाब दे रहे हैं। सेम क्वेश्चन भी कुछ दे पहले टेक्स्ट बुक पर किया था, ठीक है
तो जवाब कितना क्या है नेहा गुप्ता, आपका जवाब तो बताइए, जवाब दीजिए। पोल क्रिएट करो भाई, ये फर्जी बच्चे हैं सब, जवाब उल्टा पुल्टा दे रहे हैं। अरे यार दीपिका आप गलत हो यार, ऐसे मत करो यार प्लीज, गलत है आपका जवाब, ढंग से पढ़ाई करो यार। चलिए पोल कर दीजिए, बाकी लोग सब लोग एक बार पोल कर दीजिए, मुझे आइडिया मिल जाए कि कितना आप समझ रहे हो। पोल पोल, सारे लोग पोल कीजिए। दीपिका पढ़ नहीं रही है, बस मस्ती करने आती है यहाँ पे। चलो आ जाओ, इधर आ जाओ। ओनली रिजल्ट दे दीजिए इसका। ओनली 8% स्टूडेंट्स आर करेक्ट। देखो जी, हमने प्रोविजंस क्या पढ़ा था, हमने ही पढ़ा था ना कि जो मेरा लॉन्गर स्पैन है किसी भी स्पैन से 15% से ज़्यादा होगा, है ना। अब लॉन्गर स्पैन को मैं मान लूँ ना कि भैया लॉन्गर स्पैन 10 मीटर है, करेक्ट ना। तो लॉन्गर 10 होगा तो उसका क्या 6 मीटर का होगा। अगर लॉन्गर 10 होगा तो इंटरमीडिएट आपका मैक्सिमम 8.5 के अंदर ही तो होना चाहिए। बताओ यहाँ है ना, फिर से बोलना। अगर मैं मान लूँ कि लॉन्गर स्पैन 10 मीटर का है तो 8.5 से ज़्यादा तो नहीं होगा, करेक्ट ना। डन। तो मैं मान ले रहा हूं कि मेरा जो एंड स्पैन है वो 8.5 है और इंटीरियर को 10 मान ले रहा हूं मैं, तो मैक्सिमम 0.85 ही तो होगा, मैक्सिमम, उससे कम नहीं हो सकता है ना। तो अब 0.85 से तीनों नीचे कम है ना, 6.8। रतेश कुमार आप चिंता क्यों कर रहे हो, आप अपनी चिंता करो ना, अपनी हालात पे देखो ना, फिर क्यों चिंता कर रहे हो। वो मेरा क्रेज है, वो मेरा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है अपनी चिंता करो तुम, ठीक है। डन। तो 6.6 पॉइंट से पॉइंट नहीं होगा तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 0.9 हो जाएगा। अरे समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया। पहला सवाल डायरेक्ट पूछा गया था और ये इनडायरेक्टली इस सवाल को पूछा गया था, बात वही था, ठीक है ना। आप लोग पढ़ाई कीजिए, ठीक है, आप लोग बीच में कमेंटबाजी कम कीजिए, वो हमारे और दीपिका के बीच की बात है, आप लोग पढ़ाई कीजिए, आंसर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा, नहीं आया समझ, अरे नहीं आया तो समझो, नहीं आया तो कोड क्या बोलता है कि लॉन्गर स्पैन जो होगा 10-15% का डिफरेंस होगा। तो मैं मान लिया ना कि भाई अगर मेरा इंटरमीडिएट स्पैन है ना 10 मीटर है, मैं इसलिए माना क्योंकि सारा आंसर 0.9 में दे रखा है, करेक्ट। डन। और अगर मैं 8.5 मीटर रखूंगा तभी तो कोड का प्रॉब्लम जस्टिफाई कर पाऊंगा। तो 8.5 डिवाइड बाई 10 0.85 होगा मैक्सिमम। तो आपका कोई भी ऑप्शन 0.6 0.7 0.8 अगर होता है, यानी 6 10 6 तो 40% का डिफरेंस, 30% का 20% का डिफरेंस हो गया ना। यही एकमात्र है जहां डिफरेंस 10% का है ना, ठीक है। अरे सिंपल सी बात है, डिफरेंस 15 ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो मैं एज्यूम कर रहा हूं ना 10%, क्योंकि वैल्यू इस तरह का 10 मीटर मान लिया हमने, तो 10 मीटर है तो ये अगर एक 10 से एक 6 है तो 40% डिफरेंस हो गया ना, यहाँ 30 का हो गया ना, यहाँ 20 का हो गया ना। यही एक ऑप्शन ऐसा है ना जहां 10% का डिफरेंस है। आगे भी सवाल दूंगा, इस पर ध्यान रखना। ओके। द टोटल लेंथ ऑफ क्रैंक्ड बार थ्रू अ डिस्टेंस d at 45 डिग्री इन केस ऑफ बीम ऑफ इफेक्टिव लेंथ l। गणित का सवाल है ये, देखते हैं जवाब कितने लोग दे रहे हो। क्रैंक किया गया कहां पे, थ्रू ए डिस्टेंस, ये है आपका मेन बार को क्रैंक कर दिया गया है, ठीक है। अगर बार सीधा होता उसकी लंबाई l होती, क्रैंक करने से लेंथ बढ़ गया, कितना बढ़ा बता दो। सिंपल मैथमेटिक्स का सवाल है।
भैया टोटल लेंथ ऑफ क्रैंक्ड बार थ्रू अ डिस्टेंस d एट 45 इन केस ऑफ अ बीम ऑफ इफेक्टिव लेंथ l एंड डेप्थ। डन। 45 डिग्री पे दिया है। अब देखो गलती करके है, अगर 45 पे है तो मान लेता हूं d के टर्म में थे ये d, तो ये भी d, करेक्ट। तो ये क्रैंक्ड लेंथ है, क्रैंक्ड लेंथ कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 2d स्क्वायर, तो √TD हो जाएगा, यानी 0.414d हो जाएगा, हाँ है ना, क्रैंक्ड लेंथ। अब देख अगर इसी सवाल में देखो बात सुनो, कई लोग बता रहे 2 प्लस एंड क्यों नहीं होगा, क्योंकि सवाल में लिखा नहीं, केवल बोला क्रैंक्ड। अगर सवाल में लिखा रहता ना क्रैंक्ड बोथ साइड, तब आपका बी सही होता। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो उसमें लिखा रहेगा क्रैंक्ड बोला तो एक क्रैंक की बात हो रही है, उसने नहीं बोला दोनों साइड वो क्रैंक्ड है, ठीक है। तो इसलिए 2l प्लस 2ld होगा। अगर स्ट्रेट बार होता तो लंबाई l होती। अब क्रैंक करने से इसका लेंथ में इंक्रीमेंट आ गया। कितना इंक्रीमेंट आ गया? आपका वास्तविकता में लेंथ होता d, हुआ कितना 0.414d, नहीं सॉरी 1.414 होगा ना, कैपिटल डी, ठीक है। 1 √d कितना होता है, √d कितना होगा 1.414, तो डिफरेंस आ गया 0.414 का, यानी 0.42 की बात कर लिया, है ना। तो दोस्त यहां 3 सवाल आ जाएंगे। अगर केवल पूछा जाता है क्रैंक्ड लेंथ कितना है, तो आपका आंसर होता है 1.414d, ये आपका आंसर होता है क्रैंक्ड लेंथ, यानी केवल इसकी लेंथ पूछी जाती। और सवाल आता कि कितना बढ़ा हुआ लेंथ है, तो जवाब होता 1.414d माइनस डी। अब सवाल है कि टोटल लेंथ कितना हो गया, तो टोटल लेंथ l था ही, इसमें बढ़ा कितना, तो इसका जो डिफरेंस है वो बढ़ा, तो आपका l प्लस 0.42 हो जाएगा। हाँ, इस सवाल में टोटल लेंथ पूछा गया है, तो इस सवाल का जवाब l प्लस 0.42d हो जाएगा। तो मैंने इसी सवाल के जरिए और सवालों का भी जिक्र कर दिया। चलिए आ गया, फिर से आ गया शियर फोर्स कोफिशिएंट और बीएम कोफिशिएंट क्राइटेरिया। अब फिर जवाब दे दो भैया। उधर होता तो दुगुना कर देते ना, उधर होता तो। चौथा सवाल बताइए, देखते हैं। अरे बीम में दोनों साइड होगा तो जो सवाल पूछेगा वही जवाब देंगे ना, फिर जब सवाल में मेंशन करेगा तब करेंगे ना, भावनाओं में नहीं बहना है ना, फिर आपको जो सवाल में पूछ रहा है उसी की बात करेंगे ना। इफ द लेंथ ऑफ द इंटरमीडिएट स्पैन ऑफ कंटिन्यूअस स्पैन 5 मीटर, यानी बोला कि 5 मीटर है, द लेंथ ऑफ द एंड स्पैन इज 3 मीटर होगा। तो देखो कौन सा वैल्यू है जिसमें 15% के अंदर डिफरेंस हो जाए। वेरी गुड, सैल्यूट टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। मत पिछली बार गलती की आपने, यही तो मैं चाहता हूं, गलती करो अगले बार सबका सही है। वेल डन, वेल डन, बहुत बढ़िया। अब 15% वाला लोचा नहीं करेगा ना। चलिए, श्रिंकेज डिफ्लेक्शन इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर बीम एंड स्लैब कैन बी एलिमिनेटेड बाय पुटिंग। श्रिंकेज डिफ्लेक्शंस को हम एलिमिनेट कैसे करेंगे, श्रिंकेज डिफ्लेक्शंस को हम एलिमिनेट कैसे करेंगे? वेल डन, नाइस। दोनों एरिया को इक्वली प्रोवाइड करेंगे, कंप्रेशन स्टील इक्वल्स टू टेंशन स्टील। डन। फॉर द पर्पस ऑफ डिजाइन एज पर IS 456 डिफ्लेक्शंस ऑफ RC स्लैब और बीम इज लिमिटेड टू। इस सवाल को मैंने पहले भी करा है, आज मैंने अलग तरीके से पूछ दिया। क्वेश्चन नंबर 6, कृष्णकांत, वेल डन, नाइस। अंजीश, रमेश, प्रफुल्ल, अंजनी, श्रेया, प्रियंका, अर्जुन, अंजनी, काजल, आशीष, वेल डन, नाइस, प्रिया,
शिवा, सी इज द करेक्ट आंसर। ये क्या है भैया, डिफ्लेक्शंस पर्पस के लिए अभी तक हमने कास सी टू बात किया है, तो यही था ना भैया आपका स्पैन अपॉन 250। तो बार बार ये सवाल आपको आया है कैसे, एट कास्ट लेवल, एट कास्ट लेवल, एट कास्ट लेवल, यही तो क्राइटेरिया है आपको। अब इसी को परसेंटेज में बोल दिया गया है, तो स्पैन का क्या हो गया, 1/20, 250 स्पैन, यही है ना आपका। अब भैया इसको लिखो 0.00 1000, 4 हो गया, इंटू स्पैन हो गया। परसेंटेज की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.4% स्पैन हो जाएगा, हाँ है ना, करेक्ट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.4% ऑफ स्पैन, 0.4% ऑफ स्पैन। ऑल राइट, अब ये शाहरुख खान बन के कौन आ गया भाई, कुछ नहीं होने वाला है, दीपिका के साथ कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है, ये फर्जीवाड़ा भ्रम में मत रहा करो, हाँ? समझा रहा हूं मैं, बाद में दिक्कत हो जाएगा, फिर मत बोलना हमसे। ठीक है, द इफेक्टिव विड्थ BF of flange of continuous T-beam in a floor system is given by BF इक्वल टू L नॉट बाई 6 प्लस BW प्लस 6 DF। ये आपका विड्थ ऑफ फ्लैंज का एक्सप्रेशन है। तो पूछा गया L नॉट क्या है, L नॉट क्या है, वेरी गुड, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ कंट्रा फ्लेक्चर, करेक्ट ना। हमने पढ़ा था कि दो जीरो मोमेंट के बीच की दूरी को हम बोलते हैं एल नॉट। सिंपली सपोर्ट के लिए एल नॉट एल इफेक्टिव के बराबर होता है, सेंटर टू सेंटर दूरी। अगर कंटिन्यूअस होगा तो टाइप कर बताना मेरे को, अगर कंटिन्यूअस बीम होगा तो एल नॉट क्या होगा एल इफेक्टिव के टर्म में, टाइप करके बताइए मेरे को। दीपांशु वेल डन, नाइस, 0.7। वेल डन, इफेक्टिव बिटवीन द पॉइंट ऑफ कंट्रा फ्लेक्चर इन स्पैन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, बहुत बढ़िया सवाल है, कीजिएगा, 30 सेकंड का ब्रेक ले रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 8, एट का बी, मिनिमम परसेंटेज, मिनिमम परसेंटेज टेंशन कितना होता है, मिनिमम परसेंटेज पूछा है तो 85/FY, वेरी गुड। मिनिमम परसेंटेज ऑफ सीयर, सीयर आपका ये हो गया। मैक्सिमम अलाउएबल परसेंट टेंशन 4%, मैक्सिमम अलाउएबल परसेंट ऑफ कंप्रेशन, डन। तो आपका ए का 2, बी का 3, 1 1, 2 3 1 1, 2 3 1 1, 2 3 1 1, ठीक है, बी 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 बी, ओके नाइस। द इफेक्टिव स्पैन ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम इज, द इफेक्टिव स्पैन ऑफ अ सिंपली सपोर्टेड बीम इज, अभी बताया आपने 9 का, अरे भैया सिंपली सपोर्टेड है ना, फिर 0.7 क्यों कर रहे हो, सेंटर टू सेंटर होगा ना, फर्स्ट, अरे यार इफेक्टिव स्पैन अगर कंटिन्यूअस होता तब होता ना 0.7 टाइम्स। मेरे प्यारे बच्चों, सवाल को बहुत ढंग से पढ़िए आप, सवाल में कुछ नहीं यार, सारी बातें मैं बता चुका हूं, आसान है, आसान है। चलिए, अब शियर फोर्स कोफिशिएंट के रिगार्डिंग
शियर फोर्स कोफिशिएंट अभी अभी आपको मैंने बताया। स्टेटमेंट 4 है और ऑप्शन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर कौन बताता है। ध्यान से सवाल को पढ़िए, मैं टाइम 1 मिनट ध्यान से पढ़ो, सारे जवाब मिल जाएंगे, एक एक करके मिलाते रहो। देवेंद्र, स्वाति, उपेंद्र सी बता रहे हैं, रत्नेश सी, सचिन राजपूत 10, रौनक 7 का ए, सविता बी बता रहे हैं, कुछ सी बता रहे हैं। हाँ, बी सी कर रहे हो आप लोग, एक पे राय नहीं बन पा रहा है। चलो आज हम देखते हैं। देखो, एंड सपोर्ट फॉर इम्पोज लोड, यानी नॉट फिक्स का मतलब क्या हुआ, लाइव लोड। एंड सपोर्ट पे लाइव लोड, एंड सपोर्ट पे डे लोड 0.4, लाइव लोड 0.45, तो क्या होगा 0.45। तो ए का हो जाएगा बी। क्लियर है ना, एक एक करके बात करते हैं। फिर एट इनसाइड सपोर्ट, इनसाइड नेक्स्ट इनर टू एंड सपोर्ट फॉर इम्पोज लोड, नेक्स्ट इनर टू एंड सपोर्ट, एंड सपोर्ट पे डेड लोड फिक्स्ड के लिए 0.4 हो जाएगा, इसका 0.4 हो जाएगा। और ये क्या है, इनसाइड यानी इनर की बात कह रहा है। नेक्स्ट इनर टू एंड सपोर्ट, एंड सपोर्ट के नेक्स्ट इनर, इनर क्या होता है, इनर एक आउटर, इनर होता है 0.55.6, तो आपका बी हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 0.55। एट ऑल अदर इंटीरियर सपोर्ट, ऑल अदर किसके लिए फिक्स्ड बोल रहा है, डेड लोड, तो क्या होगा 0.5 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। अरे भैया बोलो समझ में आया कि नहीं आया। ए का 4, ए का 4, बी का 2, सी का 5, ए। ऑल राइट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, बहुत ही अच्छा सवाल है ये, शेयर मैंने पूरा करा चुका हूं। अगर आप पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हो, एक बार मैं आपको 30 सेकंड का समय दे रहा हूं, अच्छे से पढ़िए, सॉल्व कीजिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 11, समय ले लीजिए, अच्छे से सॉल्व कीजिए इसको। इसमें आपको 2-3 सवाल बन सकता है, मैं इस सवाल को दिया हूं ताकि आप कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए। दोस्त कोई भी कमेंट शेयर पे करने के पहले टाउसी मैक्स दे रखा है आपको, टाउसी भी दे रखा है, तो टाउ भी निकालो, टाउ भी टाउसी टाउसी में से कंपेयर करेंगे, वहां से आंसर देंगे। किसी का आंसर सही नहीं है, प्लीज टेक टाइम एंड सॉल्व।
चलिए सवाल को पढ़ते हैं अब। कृष्णकांत प्रजापति, वेल डन, नाइस। चलो अब आ जाओ। दो आरसीसी का बीम है पी और क्यू, दोनों का विड्थ क्या है 400 और इफेक्टिव डेप्थ है 750, यानी आपका सेक्शन साइज दोनों का सेम है। कंक्रीट हैविंग और जो ग्रेड है ना उनका सेम है, इसीलिए टाउ सी मैक्स क्या है 2 MPa है। तो दोनों पी और क्यू का सेक्शन साइज सेम है और दोनों का टाउ सी मैक्स सेम है, यानी दोनों का ग्रेड सेम है। अब क्या बोलता है, फॉर द रेनफोर्स्ड प्रोवाइडेड, यानी रेनफोर्स प्रोवाइड किया गया, यानी एरिया ऑफ स्टील एंड ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज्ड, इट मे बी एज्यूम्ड एट टाउ सी मैक्स। ध्यान देना, देखो कंफ्यूज करने के लिए टाउ सी मैक्स लिख दिया और पहले क्या लिखा है, ये जो वैल्यू है कैसे आया, रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड एंड ग्रेड ऑफ कंक्रीट। रेनफोर्समेंट और ग्रेड के कारण क्या आता है, टाउ सी आता है ना, तो आपको कंफ्यूज के लिए टाउ सी मैक्स लिख दिया, लेकिन लिखा है रेनफोर्स प्रोवाइडेड एंड ग्रेड ऑफ कंक्रीट, यानी आपको सवाल में टाउ सी भी दे रखा है ना, डन। टाउ सी यानी इसका मतलब स्टील भी सेम, सेक्शन भी सेम, ग्रेड भी सेम, ठीक है। तो दोनों बीम का टाउ सी और टाउ सी मैक्स सेम है। अब इफ द डिजाइन सीयर, यानी जो डिजाइनिंग हो रहा है फॉर द पी एंड क्यू, जो लोड आ रहा है ना सीयर फोर्स, वो पी पे है 400, क्यू पे है 750, यानी दोनों के ऊपर कंपेयर करना है और टाउ सी मैक्स सेम है, केवल लोड बदल रहा है तो केवल टाउ ही बदलेगा। तो हम पी और क्यू का टाउ भी निकाले और टाउ सी मेरे पास ऑलरेडी पता है, तो हम कंपेयर करके कमेंट नहीं कर सकते हैं क्या। अब मेरे को आप लोग टाइप करके पहले बताओ कि नॉमिनल शियर स्ट्रेस पी के लिए क्या होगा और नॉमिनल शियर स्ट्रेस क्यू के लिए क्या होगा। अरे तन्नू टीसी मैक्सिमम लिखा है, बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन ये भी तो देखो क्या लिखा है, फॉर द रेनफोर्स्ड प्रोवाइडेड एंड द ग्रेड ऑफ कंक्रीट इट मे बी एज्यूम टू बी, क्या वो कंफ्यूज करने के लिए दिया है ना आपको। और यहां देखो मेड विथ कंक्रीट हैविंग, तो यू नो टाउ सी मैक्स डिपेंड अपॉन द ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड द स्टील एंड द ग्रेड ऑफ कंक्रीट डिपेंड्स अपॉन टाउ सी। मुरारी प्रजापति 1.33 फॉर द पी एंड 2 फॉर क्यू, करेक्ट। तो बीम पी के लिए टाउ वी जो होगा, और डिजाइन शियर फोर्स की बात किया है, यानी फैक्टर्ड है 400 किलो न्यूटन, 400 किलो न्यूटन। तो वी यू अपॉन बी डी 400 इंटू 10 का पावर 3, बी कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा 400 और डी होगा 750, 400 और 750 सॉल्व कर कितना आ रहा है 1.33 आ रहा है, सही है भैया 1.33, ठीक है 1.33 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। अब दोस्त इधर आ जाओ, शियर फोर्स कितना दिया है 750, उसके लिए निकाल दो। तो बीम क्यू के लिए निकाल दो, बीम क्यू के लिए निकाल दो, टाउ वी यू अपॉन बी डी, वी यू कितना है 750, तो 750 10 का पावर 3 400 इंटू 750, ये कितना आ रहा है 2.5 आ रहा है, वेरी गुड 2.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। दोस्त आपको बताया गया है ना कि कभी भी पूरी डिजाइनिंग में नॉमिनल शियर स्ट्रेस टाउ सी मैक्स से ज्यादा नहीं होगा, क्यों, डायगोनल कंप्रेशन फेलियर हो जाएगा। और टाउ सी मैक्स की वैल्यू कितनी दी गई है, 2 दिया गया है, 2 दिया गया है, यानी इस वाले केस में आपका दिस वैल्यू इज लेस देन 2 और दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 2, है ना। तो आपका यहां पे टाउ वी ग्रेटर हो गया ना टाउ सी मैक्स से, है ना। जब टाउ वी ग्रेटर देन टाउ सी मैक्स होता तो क्या करते हैं बताओ कमेंट करके, whenever nominal shear stress is greater than maximum shear stress tau c max, तो उसके लिए हम क्या करते हैं,
रीडिजाइन करते हैं। वेरी गुड अभय रंजन। तो अपन लोग क्यू वाले को क्या करेंगे, रीडिजाइन करेंगे। क्या करेंगे, रीडिजाइन करेंगे। ओके नाइस। अब दोस्त यहां का, अब इसमें क्या हुआ कि टाउ वी की वैल्यू 1.33 है और टाउ सी की वैल्यू, यानी यहां पे टाउ वी ग्रेटर है, सॉरी लेस है, टाउ वी लेस है, टाउ सी मैक्स है। इट मींस यहां पे ये वाला बीम सेफ है, किसमें, दिस बीम इज सेफ इन डायगोनल कंप्रेशन फेलियर, डायगोनल कंप्रेशन फेलियर। अब मेरे को टाउ सी पता है, टाउ सी कितना है, टाउ सी कितना है 0.75। तो दोस्त टाउ सी कितना है 0.75 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब आपको पता है नॉमिनल लोड के कारण स्ट्रेस 1.33 है और कंक्रीट और स्टील की वजह से 0.75 है। इसका मतलब लोड के कारण स्ट्रेस ज्यादा आ रहा है, तो डिजाइनिंग करना पड़ेगा। वेन एवर नॉमिनल शियर स्ट्रेस इज ग्रेटर देन टाउ सी, शियर रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड फॉर शियर फोर्स VUS इक्वल टू टाउ वी माइनस टाउ सी इंटू BD। कैलकुलेट कर बताइएगा मेरे को, टाउ वी माइनस टाउ सी, टाउ वी इज ग्रेटर देन टाउ सी, तो शियर फोर्स कितना देंगे, टाउ वी माइनस टाउ सी इंटू BD। टाउ वी 1.33, टाउ सी 0.75, बी कितना है भैया, बी है 400, डी कितना है 750। बताइए कितना आएगा, 174.9। मुरारी, वेल डन मुरारी, नाइस, बहुत बढ़िया कैलकुलेशन है आपका, सारे आंसर आपके एग्जैक्टली आ रहे हैं वैल्यू। वेरी गुड मुरारी, कीप इट अप। दोस्त आपको क्या निष्कर्ष निकला, यहां से निष्कर्ष निकला बीम पी को हम डिजाइनिंग करेंगे शियर के लिए, कितने फोर्स के लिए 175 किलोमीटर के लिए, और क्यू को रीडिजाइन करेंगे। अब ऑप्शंस में आ जाइए, ऑप्शंस को आ जाइए, ऑप्शंस में देख लीजिए क्या है। शियर अब बता दो, शियर रेनफोर्समेंट शुड बी डिजाइन फॉर 175 फॉर बीम पी, बिल्कुल सही है, एंड क्यू इज बी रिवाइज्ड, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही बढ़िया सवाल था और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सवाल है। एक बार मेरे को बता दो समझ में आया कि नहीं आया, एक बार बता दो मेरे को समझ में आया कि नहीं आया। पूरे कॉन्सेप्ट की बत्ती खोल देगा ये सवाल। वेल डन, नाइस। ओके, for continuous beam the distance between the 2 point of zero moment in the beam may be assumed as, question number 12, well done, B is the correct answer। इसको कल देखेंगे, चलो आगे। shear reinforcement is required to prevent propagation for, शियर रेनफोर्समेंट हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, क्यों प्रोवाइड करते हैं, डायगोनल क्रैक्स के कारण। ओके नाइस, डायगोनल क्रैक्स। चलिए, विड्थ ऑफ आरसी रेक्टेंगुलर बीम, बी गिवन है आपके पास, बी दिया हुआ है कितना 205 mm, स्पेसिंग भी दे रखा है, स्पेसिंग दे रखा है 435 mm, FY 410 MPa। If shear capacity of RC beam is more than shear force at sections, shear capacity ज्यादा यानी टाउ सी ज्यादा है टाउ वी कम है, तो हम क्या देते हैं, इनडायरेक्टली इसने नहीं बोला है, जब भी आपका टाउ शियर कैपेसिटी आपका ज्यादा होगा तो हम मिनिमम शियर इन्फोर्समेंट देते हैं। अब मिनिमम शियर इन्फोर्समेंट का आपको पता है ASB अपॉन BSB ग्रेटर देन 0.4 अपॉन 0.87 FY। वहां से आपसे पूछा मिनिमम क्वांटिटी, यानी आपको ASB पूछा गया है। बहुत बढ़िया सवाल दिया है,
तो ए एस बी अपॉन बी एस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0.4 0.87 एफ वाई, करेक्ट ना। एफ वाई गिवन है, बी गिवन है, एस बी गिवन है, पुट कीजिए ए एस बी आ जाएगा। जल्दी से मेरे को बताइए आंसर क्या होगा। फिफ्टीन का सी इज द करेक्ट आंसर, वेल डन, 100, नाइस। तो आप सारे वैल्यू को पुट करोगे तो यहां से ए एस बी कितना आ जाएगा, 100 mm स्क्वायर। तो अ रेक्टेंगुलर बीम ऑफ साइज 230 mm इंटू 350 mm PD, द फैक्टर्ड शियर फोर्स एक्टिंग एट द सेक्शन 80 किलो न्यूटन फैक्टर्ड शियर फोर्स लग रहा है, यानी वीयू पता है सवाल में। इफ द परमिसिबल शियर स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट इज 0.25 MPa, द डिजाइन शियर फोर्स इज नियरली बाई। 16 नंबर सवाल बहुत बढ़िया सवाल है। प्रियंका नाइस, वेरी गुड। प्रियंका, मंजू, रचना, हिमांशी, गुड। शिवम, दीपिका, रत्नेश, जितेंद्र, शिवम, मिस्टर बिच, रतेश, अभय, वेल डन वेल डन, 60। वंदना, रोहिणी, अंकुर, शिवा। नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया, परमिसिबल शियर स्ट्रेस दे रखा है, डिजाइन शियर फोर्स, या डिजाइन शियर फोर्स का मतलब क्या पूछा है, वीयूएस पूछा गया है। आपको पता है कि फोर्स के टर्म में पूछा गया है, यानी वीयू माइनस टाउ सी इंटू बी डी हो जाएगा। तो फैक्टर्ड शियर फोर्स कितना आ गया, फैक्टर्ड शियर फोर्स 80 है, माइनस टाउ सी कितना आ गया, ये आपका देखो, ये आपको लोड लगाया जा रहा है, ये आपका स्ट्रेंथ है, जो एक्सीडिंग होगा उसी फोर्स लगाएंगे। डन। तो फोर्स के टर्म में पूछा है तो स्ट्रेस को फोर्स में चेंज कर रहे हैं। तो 0.25 विड्थ कितना है, 230 इंटू 350, ठीक है, तो 60 आ रहा है ना, ठीक है, 60 किलो न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। डायगोनल कंप्रेशन फेलियर अकर्स इन अ बीम व्हेन, डायगोनल कंप्रेशन फेलियर कहां पे आता है, जल्दी बताइए। डायगोनल कंप्रेशन फेलियर हमारे सपोर्ट पे होता है, डन, जहां पे शियर फोर्स ज्यादा होता है, तो लार्ज शियर फोर्स, वेरी गुड। 17 शियर फोर्स डेवलप्ड ड्यू टू फोर्स 400 किलो न्यूटन, बेंटअप बार प्रोवाइडेड, 3 सरिया 25 mm का, ग्रेड Fe 415 बेंट किया जा रहा है 45 डिग्री पे। व्हाट इज द शियर फोर्स डिजाइन फॉर द वर्टिकल, कल बताया था ना कि जब भी हम बेंटअप करते हैं तो साथ में एटलीस्ट 50% वर्टिकल करते हैं। आपसे सवाल में पूछा है कि वर्टिकल कितने फोर्स के लिए करेंगे, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं आंसर कौन देता है पहले, सवाल नंबर 18 का जवाब पहले कौन देता है। बी, बी, निधि वर्मा, वेल डन, नाइस। शिवानी, वेल डन, नाइस नाइस। ओके दोस्त, आपको बताया था कल कि जो कंट्रीब्यूशन होगा वो मैक्सिमम ऑफ वी यू एस का आधा और वी यू एस माइनस वी एस बी होगा। वी यू एस शियर फोर्स दे रखा है 400 किलोमीटर, वी एस बी निकाल दो भैया। वी एस बी मेरे को टाइप पर बताना कितना होगा, बेंटअप का जो फोर्स होगा 0.87 एफ वाई, वो स्टील जो बेंड किया गया है 0.875 एस बी, लेकिन उसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा साइन अल्फा, कितने को बेंड किया गया, 3 को किया गया है, ग्रेड क्या है 415, तो 415 3 सरिया, मेरे को टाइप करके बताना वी एस बी कितना आ रहा है
π/4 25 का स्क्वायर इंटू साइन 45 डिग्री। बताइए इसका आंसर कितना आ रहा है? $375 किलो न्यूटन। 375 किलो न्यूटन है ना। अब ये 400/2 ये हो जाएगा 200 किलो न्यूटन, और ये हो जाएगा 400 माइनस 375 यानी 25, तो मैक्सिमम कितना हो गया? 200। तो आपका जवाब कितना हो जाएगा? 200 किलो न्यूटन। वेल डन। नेक्स्ट, अनइक्वल टॉप एंड बॉटम रेनफोर्समेंट इन अ रेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट सेक्शंस लीड्स टू। अनइक्वल टॉप और बॉटम होगा तो डिफ्लेक्शंस होगा, किस कारण से होगा? रंजीत बी, वेरी गुड। आशुतोष, अभय, प्रियंका, जूही, प्रदीप, मौर्य, दीपिका, प्रवीण, रंजीत, दीपांशु, वेल डन, नाइस। श्रिंकेज डिफ्लेक्शंस, श्रिंकेज डिफ्लेक्शंस इन सिमेट्रिकल रेनफोर्स्ड सेक्शंस, श्रिंकेज स्ट्रेस इन कंक्रीट एंड स्टील आर रेस्पेक्टिवली। श्रिंकेज के कारण कंक्रीट पे कौन सा फोर्स आएगा, स्टील पे कौन सा फोर्स आएगा? कंक्रीट पे आएगा आपका टेंशन, स्टील पे आएगा कंप्रेशन, तो बी आंसर होगा। बी इज द करेक्ट आंसर। डायगोनल टेंशन इन रेनफोर्स्ड वेरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया सवाल है। डायगोनल टेंशन इन अ रेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट बीम, डायगोनल टेंशन इन अ रेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट बीम, क्वेश्चन नंबर 21। देखते हैं कौन आंसर करता है। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सवाल है। पोल कीजिए इसको, 21 को पोल कीजिए। वेल्डन गरिमा, नाइस, बहुत बढ़िया। आशुतोष, वेल्डन। आज मैं देखो क्या है ना, इस सवाल का जवाब कई किताबों में गलत दे रखा है, तो आज मैं पूरा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दूंगा इसका, ठीक है। बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को। पहले एक बार सब लोग जवाब दे दीजिए जो भी आप सोचते हो। वेल्डन आकांक्षा, वेल्डन। लेकिन मैं पूरे कॉन्सेप्ट के साथ समझाऊंगा इसको। जल्दी से पोल कर दीजिए जितने भी लोग देख रहे हो। एकदम सबसे बहुत कॉन्सेप्चुअल सवाल है आज का। हाँ, फिगर को विजुअलाइज करके बताएंगे ना। हाँ बिल्कुल विजुअलाइज करके बताएंगे। एक बार आंसर कर दो सब लोग। जितने भी लोग आंसर कर रहे हो टाइप करके प्लीज पोल कर दीजिए, मुझे एक आइडिया मिल जाएगा कि कितने % लोग चीज़ों को समझ रहे हैं और नहीं समझ पा रहे हैं। मुझे ये भी पता है कि जो लोग आंसर कर रहे हैं वो कहीं किताब में देखे होंगे तो आंसर कर दे रहे हैं, जो गलत देखे हो गलत आंसर कर रहे हैं, जो सही देखे हो सही कर रहे हैं। बात जवाब आंसर की नहीं है, बात है कि कॉन्सेप्ट को समझने की है। पोल डन, ठीक है, कंप्लीट कर दो। ओके, लिसन, चलो जी। 61%, ओके डन। दोस्त, पहले इस सवाल को करने के पहले मैं आपको कुछ अच्छे से कुछ बातें बताना चाहता हूं। दोस्त, मैंने 3 एलिमेंट लिया है
पहला एलिमेंट मैंने शियर लिया है, ये शियरिंग हो रहा है, ठीक है ना, उस एलिमेंट पे केवल शियर हो रहा है, कोई फोर्स नहीं है। तो अगर मैं इसका मोहर सर्कल ड्रॉ करूं, मोहर सर्कल ड्रॉ करूं, कुछ ऐसा होगा, प्योर शियर का सिग्मा और टाउ, करेक्ट। अब मैं इस एक शियर सब पे लग रहा है, शियर सब पे लग रहा है, यहां भी शियर है, यहां भी शियर है, यहां भी शियर है, यहां भी शियर है। तो एक एलिमेंट, पहले मैं बेसिक बातें कर रहा हूं, सवाल से हटके बात कर रहा हूं, पहले ध्यान दो, ठीक है, सभी लोग ध्यान देना प्लीज। कोई कमेंट ना कर भाई, बहुत कॉन्सेप्ट, मैं बस यहां पे आंसर टिक करने नहीं आया हूं ना फिर, ठीक है, शांत हो जाओ ना, बस सुन लो इस बात को। अगर हम प्योर शियर होता है तो हमारा ये मोहर सर्कल होगा, डन। आज लाइक कम है, लाइक कम है तो क्या मतलब, लाइक होगा तब लाइक करना है, लाइक करना छोड़ तो रहे तो लाइक नहीं करना है, कोई लाइक करे ना करे, कोई देखे ना देखे, मुझे पढ़ाना है बस। एक बार मैंने कमिटमेंट दिया है कि मुझे आरसी अच्छे से पढ़ाना है, पढ़ाएंगे। अब ना मुझे लाइक कर चाहिए ना कोई बच्चा चाहिए, जिसको देखना है देखे, शांति से मत करो कमेंट, नहीं चाहिए हमको कुछ भी। अब सवाल पे आ जाइए आप। शियर आएगा तो मोहर सर्कल ऐसा होगा। अब शियर के साथ साथ इसके ऊपर कंप्रेशन भी आ रहा है, कंप्रेशन भी आ रहा है। अब मोहर सर्कल कैसा बनेगा, ये मोहर सर्कल हो गया। अब मैं एक एलिमेंट ले रहा हूं जिसमें टेंशन है, ठीक है, अब मैं उसका मोहर सर्कल बना रहा हूं। दोस्तों मैंने एक एलिमेंट लिया, केवल शियर था, उसके लिए मोहर से बनाया। एक एलिमेंट लिया, अब ऐसा शांत हो जाए बिल्कुल, जिसको मोहर सर्कल नहीं आता है बिल्कुल उसके लिए है ही नहीं बातें, ठीक है, बिल्कुल हट जाओ यहां से पहले। अब जैसे फिर अब शियर के बाद उस पर आया कंप्रेशन, तो आपको मोहर सर्कल कुछ ऐसा बना। भैया मैं आपको कंडीशन कोई वैल्यू दूंगा तब तो एग्जैक्टली वैल्यू बता पाऊंगा ना, समझ में आ रहा है आपको। अब अगर टेंशन होगा तो आपका मोहर सर्कल ये बनेगा। अब देखो मैं बताना क्या चाहता हूं, यहां पे जो स्ट्रेस हो रहा है, अगर मैं बोलूं इसको सिग्मा 1, इसको मैं बोल दूं सिग्मा 2 और इसको बोल दूं सिग्मा 3, ठीक है जी। तो सबसे ज्यादा कब हो रहा है, सिग्मा 3 ज्यादा हो रहा है, उसके बाद उससे कम सिग्मा 1 हो रहा है और उससे कम सिग्मा 2 हो रहा है। एक कॉन्सेप्ट उन्हीं को समझ आएगा जो मोहर सर्कल का कॉन्सेप्ट जानते हैं। डन, क्लियर है यहां तक। यानी बातें क्या आई, अगर तुम्हारा एलिमेंट पे केवल शियर होगा तो, अगर सबसे बड़ी बात, अगर शियर के साथ साथ टेंशन है तो सबसे ज्यादा स्ट्रेस होगा, सिंपल सी बात है, सबसे ज्यादा स्ट्रेस होगा तो सिग्मा 3 ज्यादा होगा, केवल शियर होगा तो उससे कम होगा, और शियर के साथ साथ कंप्रेशन है तो उससे भी कम होगा। ये बात समझ में आ गई आपको। अब आते हैं सवाल पे, ये बेसिक है, ये पूरे सवाल का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। अब हम सवाल पर आते हैं, अब सवाल पर आते हैं, सवाल क्या बोलता है, क्या बोलता है, डायगोनल टेंशन रेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट बीम, रेनफोर्स्ड बोलता है, तो रेनफोर्स्ड बोलता है, तो रेनफोर्स में का मतलब क्या हुआ, नीचे टेंशन ऊपर कंप्रेशन। अब मैं एक एलिमेंट बनाता हूं भैया यहां, जहां पे कोई टेंशन कंप्रेशन नहीं है, केवल क्या है, शियर है, केवल क्या है, शियर है। एक एलिमेंट में बनाता हूं न्यूट्रल एक्सिस के नीचे, जहां शियर भी है
और शियर के साथ साथ टेंशन भी है। एक एलिमेंट बनाता हूं मैं ऊपर जहां शियर भी है और शियर के साथ साथ कंप्रेशन है। अरे बोलो यार हाँ है ना। अब मैंने आपको तीनों कंडीशन बता दिया कि केवल शियर होगा तो सबसे ज्यादा स्ट्रेस कहां हो रहा है, टेंशन में। स्ट्रेस टेंशन में होगा, उससे कम कहां होगा, न्यूट्रल एक्सिस पे होगा, उससे कम कहां होगा, कंप्रेशन में। तो न्यूट्रल एक्सिस के नीचे ज्यादा, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कम। अरे बोलो हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया। दैट्स वाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कई किताबों में इसका आंसर ए दे रखा है, इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया बढ़िया से। ओके ओके, नेक्स्ट assertion reason shear capacity of a concrete beam increase with the increase in tension reinforcement। कैपेसिटी, स्टील बढ़ाएंगे तो कैपेसिटी बढ़ेगा, बिल्कुल सही है। रीजन इंक्रीज इन टेंशन रेनफोर्समेंट, इंक्रीज एग्रीगेट इंटरलॉकिंग फोर्स। दो स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि क्या ए और आर दोनों सही है और आर क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। A is true, R is false, A is false, but R is true. Well done कृष्णकांत प्रजापति, well done। प्रदीप मौर्य, लिसन, क्वेश्चन नंबर 22 का स्टेटमेंट नंबर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है कि आपको पता है शियर कैपेसिटी ये बढ़ता है कब, जब आपको टेंशन बढ़ाते हैं। डन। अब एक स्टेटमेंट है इंक्रीज इन टेंशन एनफोर्समेंट, इंक्रीज एग्रीगेट इंटरलॉकिंग। स्टील बढ़ाते हैं तो डबल बढ़ता है, लेकिन एग्रीगेट इंटरलॉकिंग एक्चुअली बहुत ही स्टैंडर्ड बुक है सिविल का, पिल्लन में नहीं, उसमें ये लाइन लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है एग्रीगेट का लॉकिंग कैसे बढ़ेगा। तो क्योंकि इतना स्टैंडर्ड बुक है और वहीं से ईएसके और गेट के सवाल फ्रेम होते हैं, इसलिए हम इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं। स्टेटमेंट केवल किताबों में लिखा है लेकिन इसके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, ए को करेक्ट करेंगे। डन। क्वेश्चन नंबर 23, assertion minimum shear reinforcement as strip must be provided in a beam even if the shear stress tau v is less than the shear cap। बिल्कुल सही है, अगर tau v लेस है tau c से तो मिनिमम देंगे। The bending of beam creates a tendency in the particles to slide upon each other with the beam, this tendency कर सकते, ये भी सही है, यही तो डेफिनेशंस है कि बेंडिंग होता है तो उसके अंदर पार्टिकल्स के स्लाइड होने की टेंडेंसी होती है, इसको शियर बोलते हैं। लेकिन दोनों सही है, लेकिन आर ए का रीजन नहीं है। फिर से बोल रहा है, दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन आर ए का रीजन नहीं है। How can shear strength be ensured in a beam? How can shear strength be ensured in a beam? (23) का, अरे 20 इतना गलत कैसे कर रहे हो, डी होगा ना। प्रवीण चक्रवर्ती, कोमल, अभय, जूही, वंदना, रौनक, well done, nice, providing strip। next, in shear design of an RC beam other than allowable shear strength of concrete tau c, there is an additional check suggested IS 456-2000 with respect to the maximum permissible shear stress। चेक क्यों चेक करते हैं परमिसिबल के साथ, क्यों हमेशा हम बोलते हैं कि जो हमारा शियर स्ट्रेस होगा टाउ सी मैक्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वेल डन सविता, नाइस, करेक्ट, क्योंकि हमारा क्रशिंग ना हो, क्रशिंग ना हो किसका, कॉन्क्रीट का, तो पॉसिबिलिटीज ऑफ क्रॉसिंग ऑफ कॉन्क्रीट बाय डायगोनल कंप्रेशन। नाइस, ओके, नाइस नाइस नाइस।
दोस्तों आज का आखिरी सवाल, द पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट कोफिशिएंट एट द मिडिल ऑफ द एंड स्पैन ऑफ अ कंटिन्यूअस वन वे स्लैब के अंदर कहां पे पूछा गया है, स्पैन के लिए पूछा गया है। पॉजिटिव मोमेंट मिडिल ऑफ द एंड स्पैन, मिडिल ऑफ द एंड स्पैन, मिडिल ऑफ द एंड स्पैन। आखिरी सवाल है, गलत नहीं होना चाहिए, आखिरी सवाल है, गलत नहीं होना चाहिए। स्पैन पे मोमेंट कैसा आता है, पॉजिटिव मोमेंट आता है। मोमेंट कैसा होगा, सैगिंग होगा। पॉजिटिव मोमेंट को भी मिडिल ऑफ द एंड स्पैन बोला है भाई। अरे 26 का क्या कर रहे हो, फंस गए आप लोग। वेरी गुड अंजलि चौधरी, नाइस, वेल डन। हिमांशी वेल डन, शिवम वेल डन। ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत लोग फंस गए। देखो उसने सवाल को कितना बढ़िया से फ्रेम किया है। यू नो द एंड स्पैन के लिए डेड लोड 1/12 होता है और लाइव लोड के लिए 1/10 होता है। सवाल को फ्रेम किया कि पहले लाइव लोड को दे दिया है और फिर डेड लोड को दे रखा है। करेक्ट। जिन लोगों ने गलती किया देख लिया, समझ में आ गया ना, बढ़िया सवाल था ये। तो करेक्ट आंसर इज द ए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज आपको बहुत कुछ सीखने को नया मिला होगा। आज ही क्लास को आप एंजॉय किए हो।